बच्चों, आज हम करेंगे आपका समास चैप्टर का अभ्यास। पहला प्रश्न, समास रचना से तात्पर्य क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग्य से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ भी हम दोनों से भिन्न होता है। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि समास रचना में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दो या दो से अधिक शब्दों की ज़रूरत होती है जिनके मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। और समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं, मतलब वो सेम नहीं होते, भिन्न या अलग होते हैं तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ भी इन दोनों शब्द जिनसे मेल हो रहा है भिन्न होता है। अब समास रचना का पहला शब्द या जो पहला पद है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं और दूसरा शब्द या पद जो होता है उसे हम उत्तर पद कहा जाता है। अब पूर्व पद और उत्तर पद मिलके हमारा बनाते हैं समस्त पद। उदाहरण के तौर पे हस्त धन लिखित, हस्तलिखित, चार धन पाई, चार पाई, दश धन आनन, दशानन, राजा धनपुत्र, राजपुत्र। अब दूसरा अंतर स्पष्ट कीजिए द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास में। अब द्विगु समास क्या है? इसका पूर्व पद या पहला पद जो है वो एक संख्यावाची विशेषण होता है, मतलब उसमें कोई भी एक नंबर होता है और जो उसका दूसरा पद होता है वो किसी समूह या ग्रुप का बोध कराता है। विग्रह या विच्छेद करते समय उत्तर पद जो कि दूसरा पद है उसके साथ समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। अगर ये प्रयोग नहीं किया जाता है तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब समस्त पद का विग्रह दो तरह से हो सकता है। जो एक दोपहर है वो हम उसको दो पहर भी लिख सकते हैं और दो पहरों का समाहर। तो बच्चों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ पर समाहर या समूह का वर्ड शब्द आता है जब आप विग्रह करते हैं समास का, तो आप उसे आंख बंद करके द्विगु समास टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समाहर नहीं है इस दोपहर के विग्रह में और विग्रह बस बताता है दो पहर, तो वो कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये है डिफरेंस। अब नवरात्र, नौ रातें, अगर सिर्फ नौ रातें लिखा जाता है विग्रह में तो कर्मधारय समास, और अगर नौ रातों का समाहार लिखा जाता है तो वो बन जाता है आपका द्विगु समास। अब बहुब्रीहि समास क्या है? यहाँ पर दोनों पद गौण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि पद दो तरह के होते हैं, एक तो प्रथम पद और उत्तर पद। तो जब भी हम विग्रह करेंगे एक पद आपका गौण रहेगा और दूसरा प्रधान रहेगा। प्रधान मतलब जिसपे हम मतलब का बल बनता है और गौण मतलब जो थोड़ा सेकेंडरी रहता है। तो दोनों पदों के परस्पर मिलकर जो तीसरा पद आता है वह पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर तीसरी पद के बारे में कुछ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे मुरलीधर, जो कि आपका समस्त पद मुरलीधर है, वह उसका समस्त विग्रह है मुरली को धारण किया है जिसने। अब मुरली को धारण किया है जिसने, उनको तो हम बोलते हैं कृष्ण। तो कृष्ण भगवान जो है, यहाँ पे जो कृष्ण शब्द आता है वो बन जाता है आपका बहुब्रीहि समास में प्रधान। उदाहरण एक और देखेंगे, पीताम्बर, पीत धन अंबर। यहाँ पे अगर पीताम्बर का समास विग्रह करेंगे तो पीले रंग का अंबर या वस्त्र। अब देखिए बच्चों, इसमें विशेषण पीत है और विशेष्य अंबर है। तो यह क्या बन जाता है? जहाँ पर हमें एक विशेषण और विशेष्य मिलता है जिस विग्रह में, हम उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब मैं विग्रह करूंगी मुरली को धारण किया है जिसने, और वो तीसरा पद जो है बताता है कृष्ण किसी और चीज़ के बारे में, तो वो हमारा बन जाता है
बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर ऐसे वाले शब्दों में हम समास विग्रह करने पर बस एक विशेषण और विशेष्य बताता है तो वो बन जाता है आपका कर्मधारय समास। अब लेकिन जब हम उसी पीतांबर को दूसरी तरह से विग्रह करेंगे, जैसे पीला है अंबर जिसका, अब पीला है अंबर जिसका किसको बताता है? श्री कृष्ण को। तब वो वही पीतांबर आपका जब इस रूप में विग्रह किया जाता है तो बन जाता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि पीत तथा अंबर दोनों पद मिलकर तीसरे पद जो कि श्री कृष्ण है ये आपका प्रधान हो जाता है, उसकी उनकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे द्वंद्व तथा अव्ययभाव समास की ओर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? द्वंद्व समास वो होता है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका मतलब जब आपका समस्त पद जो कि बनता है आपके प्रथम पद या पूर्व पद और उत्तर पद के जोड़ से, यहाँ पे ये दोनों प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों हैव इक्वल मीनिंग, मतलब बल दोनों का है, कोई भी पद गौण नहीं है। दोनों पदों को जोड़ने वाले अवयवों और तथा या आदि को हटा दिया जाता है। अब अवयव क्या है? ये है जो कंजंक्शंस आपके हैं ना, और तथा या, ये सब हम हटा देते हैं द्वंद्व समास में जब हम विग्रह नहीं करते हैं और समस्त पद लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर समस्त पद हमारा माता पिता। अब देखिए ये माता डैश पिता हुआ, समास विग्रह उसका माता और पिता, लेकिन जब हम उसका समस्त पद लिखेंगे तो ये जो और अव्यय है इसको हम हटा देते हैं समस्त पद लिखते वक्त। तो ये किस में होता है? द्वंद्व समास में, जहाँ पर माता और पिता दोनों ही प्रधान है। माता आपका प्रधान पूर्व पद है, पिता आपका जो है उत्तर पद है, दोनों के मिलाप से हमारा बनता है समस्त पद। लेकिन द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान है, कोई भी पद गौण नहीं है। गौण मतलब जिसका सेकेंडरी लेवल का मीनिंग हो, तो दोनों ही हैव इक्वल वेटेज फॉर द मीनिंग ऑफ माता पिता। वैसे ही दाल चावल, दाल और चावल, ठीक है, तो यह अव्यय को हम हटा देंगे जब हम समस्त पद लिखेंगे। दाल जो कि आपका पूर्व पद या प्रथम पद है, मिलता है चावल जो कि आपका उत्तर पद है, बनाने के लिए समस्त पद दाल चावल। ठीक है, अब अव्ययभाव समास क्या है? पहला पद कोई अव्यय या अविकारी शब्द होता है। अब अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में कभी किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उस समास को हम अव्ययभाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब यथा धन शक्ति, यह जो आपका यथा है यह पूर्व पद है या अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या है? जिन शब्दों में कि कभी भी किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है, तो यथाशक्ति आपका बन जाता है यथा धन शक्ति, और यहाँ पर जो यथा है वो आपका पूर्व पद है जो आपका अव्यय है, इसीलिए हम ऐसे समस्त पदों को अव्ययभाव समास कहते हैं। अब यथाशक्ति का समास विग्रह क्या है? यथाशक्ति का समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। अब हम सही या अथवा गलत चिन्ह के निशान लगाएंगे। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। जी हाँ, ये सही है, तो ये टिक कीजिए। समास रचना में भाग लेने वाले पहले पद को उत्तर पद तथा दूसरे पद को पूर्व पद कहते हैं। यह गलत है। क्यों? क्योंकि पहले पद को हम बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। अब 3, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जी हाँ, ये ठीक है, टिक कीजिए। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय कारकीय चिन्हों को जोड़ दिया जाता है? नहीं, उनको जोड़ा नहीं जाता, उनको लोप किया जाता है। अब द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता है, ये सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद गौण होते हैं? नहीं, ये गलत है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब नंबर 4, समास और उनके उदाहरणों का मेल कीजिए। यहाँ पर सारे समास दिए गए हैं और उदाहरण दिए गए हैं, हम इनको मैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्कआउट करेंगे कि कौन सा समास का क्या विग्रह होता है और वो क्या बनता है। जैसे पहला आपका है गुणहीन।
गुणहीन आपका जो है तत्पुरुष समास है। कैसे? पहले हम गुणहीन का विग्रह करेंगे। गुण से हीन, यहाँ दोनों पदों के बीच में कारक से लगा है। ये जो से है ये आपका कारक कहलाता है। जहाँ पर भी आपके कारकीय चिन्ह आएंगे आप जान जाएंगे कि वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक से का मतलब है अलग होना। गुण से हीन मतलब गुण से अलग होना। तो ये जो से है ये एक कार्यक्रिय चिन्ह है जो कि तत्पुरुष समास का एक मुख्य अंग है। अब नील कमल, यह आपका कर्मधारय समास है। इसका विग्रह करेंगे। नीला है जो कमल। अब नीला एक विशेषण है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, और ये आपका पूर्व पद या प्रथम पद है। अब कमल जो है विशेष है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वह बना आपका उत्तर पद। इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या परसग नहीं होते हैं, तो यह बन जाता है आपका कर्मधारय समास। अब तीसरा है खट्टा मीठा, ये आपका है द्वंद्व समास। यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। खट्टा प्रथम पद और मीठा उत्तर पद दोनों ही प्रधान है। कोई भी पद आपका गौंद नहीं है। अवयव को हटा दिया जाता है। खट्टा और मीठा होता है। जब इसका विग्रह करेंगे तो और शब्द को निकाल देते हैं तो यह सिर्फ खट्टा और मीठा रहता है और यह द्वंद्व समास हो जाता है। अब जो है आपका है नेक्स्ट त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर भी आपको समाहार शब्द या समूह शब्द आ जाता है तो आप जान लेंगे कि यह आपका बहुव्रीहि समास नहीं होगा, यह द्विगु समास है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, यह आपका द्विगु समास होगा जहाँ पर भी समाहार और समूह शब्द आएंगे। अब प्रथम पूर्व या पद जो है तीन, यह संख्यावाची विशेषण, और उत्तर पद जो है किसी समूह का बोध करा है। तीन नेत्रों का समाहार। विग्रह के समय उत्तर पद में समूह या समाहार शब्द अवश्य जुड़ा रहता है। यदि यह नहीं हुआ तो पूर्व पद जो कि तीन है संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाएगा। तो यह डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विग्रह किस तरह से दिया गया है। अब दशानन बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि विग्रह क्या बताता है? 10 है आनंद जिसके। अब 10 है आनंद जिसके, हम उनको रावण बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद और उत्तर पद गौण है और तीसरा पद जो है वो आपको मतलब बताता है और तीसरा पद आपका यहाँ पर प्रधान है। प्रथम पद और उत्तर पद गौण है पर परस्पर मिलकर समस्त पद जो तीसरा पद के बारे में कुछ कहता है, यह तीसरा पद आपका प्रधान होता है। दशानन का विग्रह दश धन आनंद, यह गौण है, यह भी गौण है। यह प्रथम पद यह उत्तर पद दोनों ही गौण है और बन जाता है तीसरा पद जो कि आपका प्रधान बनता है। तो यह हो गया दशानन, आपका हो गया बहुव्रीहि समास। अब आज जन्म, आज जन्म में आ शब्द जुड़ा हुआ है जो कि एक अव्यय है, तो यह बन जाता है आपका समास विग्रह करते वक्त जन्म से लेकर आज जन्म आ धन जन्म जो कि आपका पहला पद है और एक अव्यय है। अब दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। अकाल पीड़ित, समास विग्रह करने से अकाल से पीड़ित, जहां पर भी ये कार्यकीय चिन्ह आ गए आपका, अब से एक कार्यकीय चिन्ह है तो समास का नाम हो गया तत्पुरुष समास। राम रत्न, समास विग्रह करेंगे राम रूपी रत्न। अब राम रूपी रत्न बन जाता है आपका कर्मधारय समास। अब चौमासा, विग्रह करते वक्त चार मासों का समूह, जहां पर भी समूह या समाहार शब्द आते हैं हम क्या जानते हैं कि वह द्विगु समास है। ठीक है, अब हम करेंगे नीलकंठ। इसका विग्रह बनता है नीला है जो कंठ और उसका समास का नाम है कर्मधारय। अब क्रोधाग्नि, अब इसका विग्रह करेंगे तो अग्नि रूपी क्रोध और नाम बन जाएगा कर्मधारय। अब यथाशक्ति, विग्रह शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, और यह आपका जो समास है यह अव्ययभाव समास है। अब नीचे समस्त पद तथा उनके विग्रह दिए गए हैं, उनके नाम लिखिए। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। अब के जो है ये कारक है, जहां पर भी कारक के चिन्ह आते हैं हम उनको तत्पुरुष समास कहेंगे। नेक्स्ट है पीतांबर, पीला है जो अंबर।
अब समास का नाम है बहुब्रीहि समास। क्यों? यहाँ पीला है जो अंबर अर्थात श्री कृष्ण जी, क्योंकि यहाँ पीत तथा अंबर दोनों पद मिलकर तीसरे पद श्री कृष्ण जो कि प्रधान हो जाता है, उनकी विशेषता बताता है। अब नेक्स्ट है आत्मविश्वास। आत्म पर विश्वास। आत्मविश्वास समस्त पद, आत्म पूर्व पद जो कि गौण है और विश्वास जो कि उत्तर पद आपका प्रधान है। अब यह जो पर शब्द आता है आपको ध्यान में रखना है, वह कारकीय संबंध बता रहा है जो कि समास करते वक्त लोप किया जाता है। आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास, तो यह क्या होता है, यह लोप हो जाता है। अब धन घनश्याम, घन के समान श्याम। घनश्याम में श्याम की तुलना घन से हो गई है। यहाँ श्याम उपमेय या विशेष्य है और घन जो है उपमान या विशेषण है। यहाँ घनश्याम कर्मधारय समास है। अब नंबर 5 पंचवटी। 5 वट वृक्षों का समाहर। समाहर आ गया मतलब वो क्या हो गया आपका द्वंद्व समास। यहाँ लेकिन पूर्व पद पंच 5 जो है संख्यावाची विशेषण तथा उत्तर पद में समाहर शब्द अवश्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए यदि समूह का समाहर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होगा तो वह संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाता, लेकिन क्योंकि समाहर है तो यह आपका द्विगु समास कहलाता है। अब दाल चावल, दाल और चावल, अब और लग गया। अब जब हम इसका समस्त पद लिखेंगे तो ये लोप होके ये दाल चावल कहलाएगा और ये दाल और चावल दोनों ही प्रधान पद है। समस्त पद जो यहाँ दाल चावल है, दाल और चावल दोनों पदों को जोड़ने वाला अव्यय और को हटा दिया गया है। अब नवग्रह, नवग्रहों का समाहर। समाहर शब्द आ गया तो आपका यह संख्यावाची विशेषण होते हुए समाहर जब होता है तो वो बन जाता है आपका द्विगु समास। अब मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला व्यक्ति। समास है तत्पुरुष समास, क्योंकि के जो है ये आपका कारक चिन्ह है, तो जहां पर भी कारक चिन्ह होते हैं तत्पुरुष समास होता है। अब हर पल, पल पल, हर पल का मतलब पल पल, यह एक अव्यय भाव समास है जहां पर आपका अव्यय है हर और समास विग्रह पल पल। हर जो है आपका अव्यय शब्द है तो यह हो गया आपका अव्यय भाव समास। नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। कार्यमुक्त शब्द का सही विग्रह है कार्य से मुक्त। नवनिधि, नौ निधियों का समाहर, यह किस समास का उदाहरण है? यह समाहर शब्द आ गया तो द्विगु समास का उदाहरण है। अनुज अग्रज इस समस्त पद के लिए सही विकल्प है अनुज और अग्रज जो कि द्वंद्व समास है। अब कुछ करके देखिए। समस्त पद है नवरात्र, समास विग्रह नव या 9 रातों का समाहर, समास का नाम द्विगु समास क्योंकि समाहर है। अब महात्मा जो आपका समस्त पद है उसका विग्रह है महान है जो आत्मा और आपका नाम समास का नाम है कर्मधारय समास। अब गांव वासी, समस्त पद जो है उसका विग्रह है गांव में वास करने वाला, समास का नाम है तत्पुरुष समास क्योंकि मैं जो है आपका कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, नाउन के जिस रूप से वर्ब के आधार का बोध होता है। अब यहाँ पर गांव आपका नाउन है, वास करने वाला वर्ब हो गया आपका, तो यह जो मैं है ये जोड़ता है संज्ञा और क्रिया को, इसीलिए ये अधिकरण कारक है और तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन अर्थात हर दिन, इसमें प्रति शब्द अव्यय है, प्रति जो शब्द है आपका अव्यय है और दिन शब्द संज्ञा है, इसीलिए प्रतिदिन आपका अव्ययभाव समास है। दोपहर समस्त पद है जिसका विग्रह दो पहरों का समाहर, समाहर शब्द है इसीलिए ये आपका है द्विगु समास। अब भयभीत, भय से भीत, यह आपका तत्पुरुष समास क्योंकि से जो है आपका कारकीय चिन्ह है। आप बीती, आप पर बीती, अब जो पर शब्द है वह भी मैं शब्द की तरह अधिकरण कारक है तो यह भी क्रिया का आधार होता है, इसलिए यह जो आप बीती है तत्पुरुष समास कहलाता है। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास क्योंकि और जो है जब समस्त पद बनता है लोप हो जाता है।
यह जो और है यह अव्यय शब्द है। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, ये भी में लगा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास है ये, क्योंकि अधिकरण कारक है, मैं और पर जैसे शब्द वो आपके अधिकरण कारक है, तो यह बन जाता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। भर पेट, पेट भरकर, अब पेट भरकर ये आपका बन गया अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, अब समाहार शब्द आ गया तो द्विगु समास। वैसे ही भय मुक्त, भय से मुक्त, यह से है कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास है, जो कि जुड़ के समस्त पद में यह लोप हो जाता है। अब ये अभ्यास हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपको यह चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन रखिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। Wait for my next video students and kindly subscribe. Thank you.